हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट एग्जाम की सीडीपी मास्टर सीरीज में हमने इंटेलिजेंस वाला टॉपिक कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जेंडर। देखिए, इस टॉपिक से सीटेट हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली पूछता है, तो इसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जेंडर और सेक्स, ये जो दोनों टर्म हैं, ये दोनों एक ही टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। जो सेक्स है ये जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है। मतलब जैसी भगवान ने हमारे शरीर की संरचना कर दी, वो क्या होगा, सेक्स होगा। मतलब जहाँ हम मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लड़का है, ये लड़की है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जब हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, लड़के के अलग रोल होते हैं, लड़की के अलग रोल होते हैं। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ महिलाएं ही कर पाती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्त्री ही कर पाती है, पुरुष नहीं कर पाते हैं। जैसे बेबी को गर्भ में रखने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर पाएगी, फीमेल कर पाएगी, मेल नहीं कर पाता है। तो जो सेक्स है ये क्या होता है, ये हमारा बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, जैविक होता है, नेचुरल होता है। सेक्स को नेचुरली डिटरमाइन करते हैं, मतलब प्राकृतिक होता है। ये प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है, सेक्स वही होता है, मेल और फीमेल होता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि जो हिंदी में भी सेक्स को भी लिंग ही बोला जाता है और जेंडर को भी लिंग ही बोला जाता है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप एक बार इंग्लिश की टर्म जरूर देख लेना, जेंडर लिखा है या सेक्स लिखा है, वरना लिंग के साथ तो आप दोनों जगह कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो हमारा जैविक है, बायोलॉजिकल है, जैसा प्रकृति ने हमें बनाया है, जैसे भगवान ने हमें बनाया है वैसे ही है। ये चेंज नहीं हो सकता है। नेचुरली जो भी मेल और फीमेल की बॉडी में जो डिफरेंसेस हैं उन पर बेस्ड होता है सेक्स। हमारा जेंडर है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। सोशल कंस्ट्रक्ट का मतलब ये समाज ने बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया है। भगवान ने हम जेंडर बनाकर नहीं भेजा था। जैसे आप मस्कुलाइन और फेमेनाइन रोल की बात करते हैं कि अगर आप पुरुष हैं तो आप इस तरह के काम करेंगे, स्त्री हैं तो इस तरह के काम करेगी, वो किस पर बेस्ड होता है, जेंडर पर बेस्ड होता है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा था कि जो पुरुष हैं वही ऑफिस का काम करेंगे। भगवान ने ये कभी नहीं कहा था कि पुरुष है वो घर से बाहर जाकर काम करेगा और जो फीमेल है, जो स्त्री है, वो घर में रखकर घर की देखभाल करेगी। ऐसे कोई भी रूल नहीं बनाए गए थे। ये रूल किसने बनाए हैं, ये रूल सोसाइटी ने बनाए हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। जेंडर पर कल्चर का भी इन्फ्लुएंस होता है, जो हमारी संस्कृति है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। लड़कों से तो घूंघट नहीं निकलवाया जाता है, लड़कियों से घूंघट निकलवाया जाता है। ये कहाँ से आए, ये हमारे कल्चर से आया कि लड़कियां हैं वो पर्दे में रहेंगी। ये कहाँ का इन्फ्लुएंस हुआ, कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ। भगवान ने ये कहीं भी नहीं लिखा था कि लड़कियां पर्दे में रहेंगी। ये किसने बनाया, ये सोसाइटी ने बनाया। और सोसाइटी में भी किसने, जो हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी रही है, जिसमें हमेशा मेल डोमिनेंट रहे हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारे रूल बना दिए गए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। ये चीज़ें उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बना लिए। खैर ये तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जो जेंडर है, जेंडर क्या है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है और इस पर कल्चर का प्रभाव होता है। ये चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है क्या मतलब, देखिए जो सेक्स था वो चेंज नहीं हो सकता था। एक बार जो लड़का हो गया वो लड़का ही रहेगा, लड़की हो गई वो लड़की ही होगी। लेकिन जेंडर के जो रोल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। आपने बहुत से घरों में पुरुष को भी खाना बनाते हुए देखा होगा, लेकिन सोसाइटी ने ट्रेडिशनल वे में तो यही कहा था कि खाना बनाने का काम एक महिला का होता है, एक स्त्री का होता है। लेकिन कुछ पुरुष भी खाना बना लेते हैं। तो मतलब ये क्या हुआ, जेंडर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो सेक्स है वो चेंज नहीं होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस है, सेक्स है वो हमारा बायोलॉजिकल है, मतलब जैविक है। ये क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने बनाया है। फिर जो सेक्स है ये नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने हमें जैसा बनाकर भेजा है। प्रकृति ने तो दो ही चीज़ें बनाई, या तो पुरुष बनाया है या स्त्री बनाई, पुरुष बनाया है या स्त्री बनाई है। ये किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है। बाय बर्थ जैसे हमारी बॉडी की संरचना है, बाय बर्थ जैसी हमारी बॉडी की संरचना है वो किससे मिली है, हमें नेचर से मिली है। लेकिन ये किसने बनाया है, ये सोसाइटी ने बनाया है, कल्चर ने बनाया है। इसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, कांट बी चेंज्ड। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़का
एक बार जन्म से जो लड़का है वो लड़का ही रहता है, जो जन्म से लड़की है वो लड़की ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जन्म तो उसने लड़की लिया था और कुछ सालों बाद वो लड़का बन गई, ऐसा नहीं होता है। ये हमेशा आपका फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ये चेंजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंजेबल का मतलब अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, सोसाइटी ने तो बहुत सारे रोल्स ऐसे बनाए हैं कि जो पुरुष ही करेगा, लेकिन वो काम स्त्रियां भी कर रही हैं। सेना जो बनाई गई थी, जो हमारी आर्मी बनाई गई थी, वो पुरुष के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब आर्मी में गर्ल्स भी जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया। जेंडर में चेंज पॉसिबल है, लेकिन सेक्स में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। ये कांस्टेंट रहता है। जो आपका सेक्स है, बच्चे का मेल है या फीमेल है, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो आई थिंक सेक्स एंड जेंडर का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों को एक ही टर्म मानकर मत चलिएगा। ये बायोलॉजिकल है, जैसा भगवान ने हमें बनाया है, और लेकिन जो जेंडर है ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, जो समाज ने बनाया है। अब है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव, देखिए जेंडर के बारे में अभी हमने देखा कि जेंडर सोसाइटी ने बनाया, सोशल कंस्ट्रक्ट है, कल्चर का इस पर प्रभाव होता है। जो मस्कुलाइन और फीमेनाइन रोल्स होते हैं वो जेंडर ने डिसाइड किए। हमारी सोसाइटी ने ये डिसाइड कर दिया कि कुछ काम है जो सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पुरुष कर पाते हैं। जेंडर के बेस पर, उनके जेंडर के बेस पर भेदभाव कर देना कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए बना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बना है, ये क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। दो इंडिविजुअल्स के बीच में उनकी जेंडर के बेसिस पर भेदभाव करना ही क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये कि जेंडर है, जेंडर क्या होता है, ये कोई बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, कि ये जैविक नहीं है, कि जैसा भगवान ने हमें बनाया है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ने बनाया है। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन तो हम इजीली समझ पाते हैं। देखिए जो एक महिला है वही एक बेबी को बर्थ दे पाती है, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इसी तरह से है, उसकी बॉडी में यूट्रस है। लेकिन जो मेल है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है। तो ये जो चीज़ हुई, ये तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि भगवान ने हमें इस तरह का बनाकर भेजा है। लेकिन सोसाइटी में ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा ना कि अगर आदमी को चोट लग रही है, किसी लड़के को चोट लग रही है, तो उसका रोना बिल्कुल मना है। वो रो सकता है, उसमें भी इमोशंस हैं, उसे रोने से क्यों रोका जाता है? ये रोने से रोका जाना ये क्या हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इसी तरह से ये भी एक लड़की कोई ऐसा काम करती है कि जो सो कॉल्ड समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करते हैं। मान लीजिए एक लड़की बाइक ही चला रही है, तो उसे कहा जाता है कि ये तो टॉम बॉय बन के घूमती है, ये तो लड़कों की तरह हरकतें करती हैं। ये चीज़ें क्या हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। किसी के भी जेंडर के बेस पर उसमें भेदभाव करना कि तुम तो लड़की हो, तुम बाहर जाकर स्कूल में नहीं पढ़ सकती हो, तुम सिर्फ गांव के स्कूल में पढ़ सकती हो, गांव का स्कूल जिस क्लास तक है आप वहां तक पढ़ो, उसके बाद आप बाहर हम आपको पढ़ने नहीं भेजेंगे क्योंकि आप एक लड़की हो। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए लड़की की जो पॉपुलेशन है वो कम होती है, इसीलिए लड़की की जो साक्षरता की दर है वो कम होती है, बॉयज़ की ज़्यादा होती है। इसी तरह से भ्रूण लड़की है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि हमें लड़की नहीं चाहिए, जेंडर को आइडेंटिफाई किया और लड़की होने पर उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। ये क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। उसके जेंडर के बेस पर उसे भेदभाव करना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। जेंडर बायस का मतलब होता है किसी भी एक लिंग की तरफ पक्षपात करना, एक लिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और एक लिंग को ऐसे ही समझना, एक लिंग को दूसरे लिंग के प्रति ज़्यादा प्राथमिकता देना। एक परिवार में एक लड़का और एक लड़की है, परिवार है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़के या लड़की का, एक ही बच्चे का जो खर्चा है वो उठा सकता है, एक ही बच्चे की हायर स्टडीज़ का खर्चा उठा सकता है। तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, ऑब्वियसली बॉय को ही मिलेगी, क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि लड़की को तो शादी करके अगले घर चले जाना है, इसने तो हमें अपनी कमाई देनी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लड़के को पढ़ाएंगे ताकि लड़के को ही आगे परिवार का पालन पोषण करना है, लड़का ही हमारी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। ये क्या हुआ, ये जेंडर बायस हुआ। जेंडर बायस हमेशा कॉन्शियस ही नहीं होता है, अनकॉन्शियस भी होता है। चेतन में ही हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस नहीं करते हैं, अवचेतन अवस्था में भी, अनकॉन्शियसली भी बहुत बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है।
हमारे घर में 2 बच्चे, एक लड़का है और एक लड़की है। हम क्या करेंगे, लड़के के लिए तो हम ब्लू कलर का कोई भी चीज़ उठाते हैं तो हम ब्लू कलर की लेते हैं, क्योंकि वो लड़का है तो उसके लिए हम ब्लू लेंगे। अगर उसके लिए हमने खिलौने खरीदने हैं तो या तो हम बंदूक लेंगे या फिर हम उसके लिए कार खरीदेंगे। और लड़की है उसके लिए हम पिंक कलर प्रेफर करेंगे और उसके लिए गुड़िया लेंगे, किचन सेट लेंगे। ये सब चीज़ें क्या हुई, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हम ये नहीं चाह रहे थे कि हम बच्चों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करें, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ। वो कैसे हुआ, क्योंकि हम बच्चों को अनकॉन्शियसली, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें छप चुकी हैं कि लड़के को इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी, लड़की को इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी। एक बहुत बार ऐड भी आपने देखी होगी कि एक लड़की कहती है, बॉयज़ का एक ग्रुप होता है जो ढोलक बजाने वाला काम करता है, तो लड़की उसे कहती है कि मुझे भी आपके साथ ढोलक बजाना है, तो लड़के उसे वापस क्या बोल रहे हैं कि लड़की होके ढोलक बजाएगी। ये जो ऐड है ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है, जेंडर बायस दिखाती है। जो सोशल मीडिया है, मीडिया के थ्रू जो हमें दिखाया जाता है वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। कई बार ना चाहते हुए भी हम जेंडर बायस को प्रमोट कर देते हैं। क्लासरूम में भी मान लीजिए एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर भार उठाना है, तो क्लास टीचर सिर्फ लड़कों को उठाकर ले जाएगा कि वो चीज़ें वहाँ से उठाकर वहाँ रखनी है, तो लड़के आ जाओ, लड़कियाँ ये काम नहीं कर पाएंगी। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि लड़कियाँ बोझ नहीं उठा सकती, लड़कियाँ भी तो वेट लिफ्टर होती हैं। लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज बन चुकी है कि लड़कियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं, वो सिर्फ घर का काम करने के लिए प्रेफर होती है। लड़कियों के लिए जॉब की भी जो प्रेफरेंस होती है, लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है कि लड़कियों के लिए कुछ 2-4 जॉब्स हैं वही अच्छी हैं, कि लड़कियां टीचर बन जाएं, लड़कियां डॉक्टर बन जाएं, ये अच्छी हैं। लेकिन और जो जॉब हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग के फील्ड में जो जॉब हैं वो लड़की नहीं कर सकती, लड़की आर्मी में नहीं जा सकती। इतना सारे बंधन लगा दिए गए हैं कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ लड़का कर सकता है और ये काम सिर्फ और सिर्फ लड़की कर सकती है। लड़की को तो बहुत बार ये भी झेलना पड़ता है, एक लड़का और एक लड़की दोनों जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, लड़की के पास स्किल्स अच्छी हैं, लड़की इंटरव्यू में टॉप भी करती है, लेकिन फिर भी उस लड़की को जॉब नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? जो जॉब देने वाला है वो ये कह रहा है कि आप टॉपर तो हैं, आपके पास स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कल को आपकी शादी हो गई तो आप जॉब छोड़ देंगी, कल को आप मैटरनिटी लीव लेंगी तो आप जॉब छोड़ देंगी, और जब आप जॉब छोड़ेंगी फिर जो गैप आएगा वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए भी लड़कियों को जॉब नहीं मिलती है। ये सारे जो भेदभाव हो रहे हैं ये क्या होता है? जेंडर बायस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लड़कों के लिए भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। आपने देखा होगा मेट्रो में अगर एक लड़का है उसके पैर पे खूब चोट लगी है, फिर भी उसे खड़े होके ही जाना है, क्योंकि उसके लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है। लड़की वाली सीट चाहे खाली है और लड़कियां बिल्कुल ठीक हैं, अच्छी खासी हैं, फिर भी वो आकर कहेंगी कि नहीं ये तो सीट हमारे लिए रिजर्व है, तो आपको चोट लगी है तो वो आप अपना देखो, लेकिन आप खड़े हो जाओ, ये हमारे लिए रिजर्व है तो हम बैठ देंगे। ये क्या हुआ? ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही है। लड़कियों के लिए, लड़कियों को आगे लाने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन उन रूल्स का गलत इस्तेमाल भी होता है। ये सब भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही होता है। अपने फायदे के लिए किसी भी एक लिंग को प्रमोट करना, किसी भी एक जेंडर को प्रायोरिटी देना और दूसरे जेंडर को उससे कम आंकना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हमें एज ए पेरेंट, एज ए टीचर ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट ना हो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जैसा हम अपने बच्चों में डाल रहे हैं, बच्चे भी वैसे, जैसे हमारे माता पिता ने हमारे अंदर डाला हम वैसे ही बन गए हैं। इसी तरह से एज ए टीचर, एज ए पेरेंट जो हम अपने बच्चों में डालेंगे वही बच्चे में डल जाता है। अगर एक 3-4 साल का बच्चा है और अगर मम्मा पापा दोनों कहीं जा रहे हैं, तो अगर माँ ने ड्राइव करने के लिए चाबी उठा ली तो बच्चा ये कहता है कि नहीं मम्मा आप नहीं ड्राइव करोगे, पापा करेंगे। ये बच्चे में कहाँ से आए? ये बच्चे ने अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया कि उसने देखा कि मोस्टली जो मेल हैं, जो पुरुष हैं वही गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो मम्मा ड्राइव नहीं कर पाएगी, इसलिए आप चाबी पापा को दे दो। ये बच्चे को हमने कॉन्शियसली नहीं सिखाया, हमने ये बच्चे को कभी ये नहीं कहा कि ये जो गाड़ी ड्राइव करने का काम है ये सिर्फ पापा लोग ही करेंगे, मम्मी नहीं कर सकती है, लेकिन अनकॉन्शियसली ये बच्चे ने अपने अंदर ले लिया। बहुत बार हमने अपनी बुक्स में भी एग्जाम्पल देखे हैं, वो मेनली ही से स्टार्ट होते हैं।
राम स्कूल जाता है। हमने ये एग्जाम्पल कितनी बार पढ़ा है, राम स्कूल जाता है। राम ही क्यों स्कूल जाता है, भाई राधा भी स्कूल जा सकती है। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरह से होता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट ना करें, जेंडर बायस को प्रमोट ना करें। ये जो जेंडर बायस है इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, रीज़न क्या क्या हो सकते हैं जेंडर बायस। जेंडर बायस का रीज़न हो सकता है अशिक्षा, अशिक्षित। अशिक्षा का मतलब क्या हुआ, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि हम बच्चों में जेंडर बायस डाल रहे हैं, हम बच्चों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा अपने माता पिता से सीखा है वो भी वैसा ही अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है लेक ऑफ अवेयरनेस। लेक ऑफ अवेयरनेस, हम उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते कि यार क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, अगर हमने ऐसा कह दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैंने पीछे कितने सारे आपको एग्जाम्पल बताए, बच्चा अनकॉन्शियसली भी बहुत सी चीज़ें सीखता है, तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। लेक ऑफ अवेयरनेस भी जेंडर बायस का एक रीज़न होती है। गरीबी है वो भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है। अगर मान लीजिए एक परिवार के पास खाने के लिए सिर्फ एक बच्चे के खाने का ही सामान है, तो क्या करेंगे, वो लड़की को कहेंगे कि लड़की तो सहन कर लेगी, लड़की भूख सहन कर लेगी, ये खाना लड़के को दे दो। तो जो गरीबी है ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है। अगर माता पिता एक ही बच्चे को पढ़ाने में सक्षम है तो वो लड़के को पढ़ाएंगे, ना कि लड़की को, क्योंकि उनको ये लगता है कि लड़का ही बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा, लड़के को ही परिवार चलाना है, इसलिए आप लड़के को पढ़ाओ। तो जो गरीबी है ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है। कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिससे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। सभी मेल नहीं, लेकिन ज़्यादातर मेल को ये लगता है कि लड़कियां अच्छी ड्राइव नहीं कर सकती। वो किसी लड़की को अगर स्कूटी चलाते हुए देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इससे तो हमें बच के निकलना चाहिए क्योंकि इसे अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता। ये उसने कभी नहीं देखा कि ये जो लड़की सड़क पे जा रही है ये अच्छे से ड्राइव कर पाती है या नहीं कर पाती, लेकिन उसके दिमाग में ये कीड़ा है, उसे ये लगता है कि लड़कियां तो अच्छे से ड्राइव कर ही नहीं पाती हैं, इसलिए वो दूर से ही अपने दिमाग में ही उन्होंने ये बना लिया है कि लड़कियां तो ड्राइव अच्छे से नहीं कर पाती, इसलिए मुझे इससे बच के निकलना है, या उसका कुछ मजाक बनाना है, या उस पर कमेंट पास ही करना है। ये सब क्या है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। पुरुष प्रधान समाज को ये कभी बर्दाश्त नहीं होता कि लड़कियां उनके बराबर चले, लड़कियां भी वो काम करें जो एक पुरुष कर सकता है। ये सब साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए। तो जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ, किसी भी एक जेंडर के प्रति पक्षपात करना, एक जेंडर को प्रायोरिटी देना दूसरे के कंपैरिजन में जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेंडर बायस करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, हमें इसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जेंडर बायस को कम करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर जिसे हम बोलते हैं लैंगिक रूढ़िबद्धता। लैंगिक रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता है ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, ये जेंडर रोल से रिलेटेड है। जेंडर रोल्स, देखिए इन दोनों टर्म्स को ना, जेंडर रोल्स एंड जेंडर स्टीरियोटाइप, इन दोनों को हम, कई लोग जेंडर रोल्स और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर रोल्स ये होते हैं कि दो मैस्कुलाइन और फीमेलाइन दो टर्म हो गई, कि कुछ स्त्रियां होती हैं और कुछ पुरुष होते हैं। अब हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर ने कुछ काम ऐसे डिसाइड कर दिए कि जो काम सिर्फ और सिर्फ स्त्री करेंगी, जो महिलाएं होंगी वही कुछ काम करेंगी और कुछ काम पुरुष करेंगे। ये जो जेंडर रोल्स बना दिए गए कि लड़की का काम घर में रहकर खाना पकाना है, लड़के का काम बाहर जाकर पैसा कमाना है, ये क्या है, जेंडर रोल्स हैं। ये जो जेंडर रोल्स बनाए गए कि जो पुरुष है वो हमेशा स्ट्रोंग दिखेगा, पुरुष रो नहीं सकता है, स्त्रियां हमेशा कमतर आकी जाती हैं, ये कमज़ोर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, रोना इनका काम है। ये क्या हुए, ये जेंडर रोल्स बना दिए गए कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियां करेंगी। खाना बनाने का काम क्या है, लड़कियां ही करेंगी, लड़का खाना बनाने का काम नहीं करेगा, खाना बनाने का काम लड़कियां करेंगी। ये क्या है, जेंडर रोल है कि खाना बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी, लड़की करेगी। परिवार का पालन पोषण करना है, परिवार को पालने का काम कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ पुरुष करेगा। ये कहीं नहीं लिखा कि परिवार को पालने का काम, परिवार का खर्चा चलाने का काम सिर्फ और सिर्फ पुरुष का है। ये जो जेंडर रोल्स डिसाइड कर दिए गए हैं, ये क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का, मेल और फीमेल दोनों की ही जो कैपेसिटी है,
जो इनका इंटरेस्ट एरिया है उसको लिमिट कर देते हैं, कैपेसिटी को लिमिट करते हैं जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स कैपेसिटी को किस तरह से लिमिट करते हैं? देखिए, मान लीजिए कोई पुरुष है, उसको खाना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट है, खाना उसे बहुत अच्छे से बनाना आता है, लेकिन खाना बनाने को अपना प्रोफेशन इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि उसे लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि वो तो स्त्रियों वाले काम कर रहा है, वो तो महिलाओं वाला काम कर रहा है। अब ये जो पुरुष है ये इंजीनियर बनने की दौड़ में लगा रहेगा कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, क्योंकि समाज ने ये कहा है कि इंजीनियर तो सिर्फ कौन बन सकते हैं? पुरुष बन सकते हैं। इंजीनियर पुरुष बनेंगे तो ये सारी उम्र इंजीनियर बनने के पीछे निकाल देंगे, ना ही तो इनका यहाँ पर कुछ सक्सेस मिल पाएगी, और जो इनका इंटरेस्ट का फील्ड था वो भी रह गया। इसी तरह से लड़कियों के लिए भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो लड़कियों के लिए नहीं बनाई गई। सोसाइटी ने कहा कि यहाँ पर लड़कियाँ नहीं जाएंगी, यहाँ पर लड़कियाँ नहीं जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको भी लिमिट कर दिया गया, लड़कों की अपॉर्चुनिटीज़ को भी लिमिट कर दिया गया, और वो कहाँ किया गया? जेंडर रोल में किया गया। जो जेंडर रोल्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की कैपेसिटी को लिमिट कर देते हैं। अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धता। लैंगिक रूढ़िबद्धता यही है जो सालों से हमारे समाज में चली आ रही परंपराएं हैं उनको निभाना ही क्या है? हमारी रूढ़िबद्धता है। जैसे ये मान लिया गया है कि जो लड़कियां हैं वो पर्दे में रहेगी। अब पर्दे में रहने का पीछे का कारण क्या है वो किसी को नहीं जानना है, सिर्फ बस हमें उसे फॉलो करना है। आप लड़कियों को अगर पर्दे में रखवाना चाहते भी हैं तो आप उसे उसके पीछे का कारण समझाएं कि इसके पीछे का कारण क्या है, आपको पर्दे में क्यों रहना चाहिए। अगर उन्हें ठीक लगता है कि ये कारण ठीक है तो वो पर्दे में रहें, और अगर वो ठीक नहीं लगता है तो वो ना रहें। लेकिन ये इम्पोज कर देना कि लड़कियां तो पर्दे में ही रहेंगी, ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। पहले के ज़माने में जो महिलाएं हैं वो घर में ही रहती थी, मोस्टली घर का ही काम करती थी। लेकिन अब जो लड़कियां हैं वो घर में नहीं रह रही हैं, वो घर से बाहर भी जा रही हैं, वो बाहर जाकर भी काम कर रही हैं। अब वो अगर बाहर काम करेंगी तो वो घूंघट में कैसे काम कर सकती हैं? ये क्या है? लैंगिक रूढ़िबद्धता है। हमारा समाज चाहता है कि जो लड़कियां हैं, कोई भी परिवार है, वो चाहता है कि उसकी बहुएं कमाएं, लेकिन वो पर्दे में रहकर कमाएं। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िबद्धता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि जो सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके पीछे का कारण जो भी हो, बस हमें उसे फॉलो करना है। जो नियम कानून कायदे पुरुष के लिए बना दिए गए वो पुरुष फॉलो करे, जो नियम कानून कायदे लड़कियों के लिए बना दिए गए वो लड़कियां फॉलो करें। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के अंडर ही आता है, लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि लड़कियां हैं वो सभ्य रहें, वो नम्य रहें, वो धीरे बात करें, वो जोर से बात नहीं कर सकती। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। लड़के हैं वो लेजी हैं, वो आलसी हैं, वो इसी तरह के होते हैं। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। लड़कियां नर्स हो सकती हैं, लड़कियां डॉक्टर नहीं हो सकती, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। अब नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी, हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बायस को कम करने के लिए जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी की मदद लेनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर इक्वलिटी क्या है। इक्वलिटी होती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांस हो, इन सबको हम क्या दें? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने का क्या मतलब हुआ? देखिए, मेल और फीमेल की तो हम बात अलग करें, जो ट्रांस होते हैं, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, इनको तो कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि कोई भी सोसाइटी इन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ना ही कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देती है। हालांकि फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी बनाई है जिनके बेसिस पर जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी जॉब मिल सकती है, लेकिन इनको कभी भी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं, ना ही इनको कभी कोई काम दिया, तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कभी मिली ही नहीं, इसीलिए ये कभी ग्रो नहीं हो पाए। यहाँ पर हम मेल और फीमेल की बात करें, मेल और फीमेल को भी आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें। अपने कैरियर को बनाने के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी मेल को मिल रही हैं उतनी ही हम फीमेल को भी दें। मान लीजिए एक फीमेल है, वो फुल टाइम वर्किंग वुमेन है, वो जब काम करने जा रही है तो भी पहले वो घर का काम करके जा रही है, फिर वो काम करने जाएगी और वापस आकर भी उसे हाउस होल्ड का सारा काम खुद ही करना है।
लेकिन मैन का काम, मेल का क्या काम होता है, मेल को सुबह जब वो ऑफिस जा रहा है तो उसे सारे काम, उसे सारी चीज़ें प्रॉपर एक जगह चाहिए, फिर वो ऑफिस जाएंगे, ऑफिस आने के बाद भी वो रेस्ट करेंगे, लेकिन फीमेल को रेस्ट नहीं मिल रहा। अगर आप जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हो तो ये मेल ये ऑफिस से आने के बाद हाउस होल्ड के काम में फीमेल की मदद करे, वहाँ पर क्या होंगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी दोनों को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा, यहाँ पर जेंडर बायस नहीं होगा कि हाउस होल्ड का काम सिर्फ और सिर्फ लेडी करेगी। अगर लेडी ऑफिस में जाकर काम कर रही है तो पुरुष को भी घर में आकर हाउस होल्ड के काम करने चाहिए। इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे इक्वल वर्क, इक्वल पे इक्वल वर्क का क्या मतलब हुआ, अगर दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, दोनों एक जगह बराबर 8 आवर्स के काम कर रहे हैं, तो दोनों को पेमेंट भी बराबर देनी चाहिए। ये क्या हुआ, जेंडर इक्वलिटी हुआ। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जेंडर के बेसिस पर आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, दोनों को बराबर क्षमताएं देंगे। अगर 50 सीट मेल की हैं तो 50 सीट फीमेल की भी होंगी, ये है जेंडर इक्वलिटी। अगर कोई जॉब की वैकेंसी आई, उसमें 100 सीटें हैं टोटल, तो 50 पर फीमेल जाएंगी और 50 पर मेल जाएगा। ये क्या है, जेंडर इक्वलिटी है। अब जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ आता है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, जेंडर इक्वलिटी और जेंडर इक्विटी। देखिए, जेंडर इक्विटी फेयरनेस की बात करती है, फेयरनेस की बात करती है, इम्पार्शलिटी की बात करती है, इम्पार्शलिटी की बात करती है। फेयरनेस का क्या मतलब है, फेयरनेस एंड इम्पार्शलिटी, जहां पर ये दो टर्म आपको देखने को मिल जाए, मतलब वहां पर क्या है, जेंडर इक्विटी है। जेंडर इक्वलिटी क्या कर रही थी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही थी कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें मेल और फीमेल को, किसी भी जेंडर को डिस्क्रिमिनेट किए बिना उनको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। लेकिन जेंडर इक्विटी फेयरनेस और इम्पार्शलिटी की बात करती है। फेयरनेस की क्या मतलब है, मतलब जिसको जितनी जरूरत है, मतलब जिसको जितनी जरूरत है आप उसकी उतनी ही मदद करें। रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है, ये जेंडर इक्विटी की बेस पर बनाया गया है। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि जो ये माना गया, ये देखा गया कि जो एससी कैटेगरी होती है उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। जो जनरल कैटेगरी है उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर अभी भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जेंडर कैटेगरी में भी बहुत सारे परिवार ऐसे आते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो वहाँ पर वो फिर पिछुड़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन जो ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो पूरा बनाया गया है, ये किस पर बनाया गया है, जेंडर इक्विटी पर बनाया गया है। जिसको जितनी भूख है आप उसको उतना ही दें। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने खाने की प्लेट में बैठे, एक लड़का है एक लड़की है, अगर लड़की को 1 रोटी की भूख है तो आप उसे 1 ही दो। ऐसा नहीं है कि लड़का 2 खा रहा है तो आप लड़की को भी 2 ही दोगे। इक्वलिटी बात करती है कि लड़का और लड़की दोनों को आप 2-2 रोटी दो, ये तो जेंडर इक्वलिटी है। लेकिन जिसको जितनी भूख है उसी के अकॉर्डिंग आप उसे खाना दो, ये क्या है, जेंडर इक्विटी है। जेंडर इक्विटी फेयरनेस की और इम्पार्शियलिटी की बात करती है कि किसी भी बेसिस पर पार्शियलिटी ना हो, वहां पर किसी भी बेसिस पर भेदभाव ना हो, किसी पर बेसिस पर क्या ना हो, भेदभाव ना हो। ये सब रहा जेंडर का टॉपिक। सबसे पहले हमने देखा था जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, समाज के द्वारा बनाया गया है, कल्चर के द्वारा बनाया गया है। जेंडर रोल्स होते हैं, सोसाइटी ने मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग कुछ रोल्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि ये काम मेल करेगा, ये काम फीमेल करेगी। फिर उसके बाद हमने जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा। किसी भी एक इंडिविजुअल को उसके जेंडर के बेसिस पर जो पक्षपात हो रहा है वो जेंडर बायस हो रहा है। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है, सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं को ही हमें फॉलो करना ही, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हुई। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर बायस को हटाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो हमारे पास क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन से हम जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अलग कर सकते हैं। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आ रहा है, जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, जैसे जैसे परिवार शिक्षित हो रहे हैं, लड़कियों को भी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एजुकेशन है, इससे सब कुछ चेंज किया जा सकता है। और एजुकेशन से चेंज कौन करेगा, टीचर करेंगे। सबसे ज़्यादा रोल टीचर का होता है। टीचर को कभी भी अपनी क्लासरूम में
कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए जो जेंडर बायस या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करे। टीचर एक रोल मॉडल होता है पूरी क्लास के लिए। जिस तरह का टीचर बिहेव करता है उसी तरह के बाकी बच्चे भी सीखते हैं। अनकॉन्शियसली सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही प्रेफरेंस देता है, लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देता है, तो बच्चों में भी स्टीरियोटाइपिंग चली जाती है। लड़का और लड़की दोनों को हमें जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी की बात करनी चाहिए। जेंडर इक्विटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है जेंडर इक्वलिटी के कंपैरिजन में। जेंडर इक्वलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है, बराबर अपॉर्चुनिटी दें। जेंडर इक्वलिटी फेयरनेस की बात करती है, इम्पार्शलिटी की बात करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।